उसका एक रूट जो है वो हिट एंड ट्रायल बेसिस पे निकालना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि दुनिया के हर एक क्यूबिक को हम लोग फैक्टराइज कर ही सके, ऐसा नहीं कि दुनिया के हर एक क्यूबिक को अपने फैक्टराइज कर ही सके। जिन क्यूबिक्स का एक रूट हम लोग हिट एंड ट्रायल बेसिस पे निकाल सकते हैं, उन क्यूबिक को हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, और जिन क्यूबिक का फर्स्ट रूट हम लोग हिट एंड ट्रायल के बेसिस पे नहीं निकाल सकते, उन क्यूबिक को हम लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो से जैसे मान लो ऐसा क्यूबिक है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर सॉरी प्लस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इस क्यूबिक को हम लोग को फैक्टराइज करना है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के पास x की वैल्यू 1 2 3 0 -1 -2 -3 यहां तक जनरली पुट करने की कोशिश करते हैं। यहां तक क्या करते हैं, जनरली पुट करने की कोशिश करते हैं x की वैल्यू। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। जैसे कि मान लो वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, सब लोग कमेंट करो वीडियो क्वालिटी ठीक है कि खराब है। मेरे को देखो जितने मैसेजेस आए, अच्छा बोर्ड पे क्या लिखा है वो समझ नहीं आ रहा, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ओके ठीक है, चलो मार्कर चेंज कर रहे हैं अपने। जैसे मैं इसको फिर से मिटा के लिखता हूं, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ तो पहले तो x की वैल्यू जो है हम लोग कौन कौन सी पुट कर सकते हैं। देखो x की, जैसे यहाँ पे अगर तुम x की कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करते तो ये नेगेटिव बनता, ये नेगेटिव बनता, ये नेगेटिव बनता और ये नेगेटिव बनता, तो ये सारे मिलके तो 0 नहीं हो सकते थे। इसका मतलब x की आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं पुट कर सकते। अच्छा, x की अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू पुट करता, x की अगर हम लोग पॉजिटिव वैल्यू पुट करते तो कौन कौन से पुट करने के बारे में मैं सोच सकता था। ये जो कांस्टेंट टर्म है, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है -3, तो -3 के से प्राइम फैक्टर्स ऑफ -3, तो वो एक तरीके से 1 और 3 आता या -1 -3 आता। अच्छा, नेगेटिव तो हम लोग को पुट नहीं करना, नेगेटिव तो क्या करना हम लोग को पुट नहीं करना, तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचा, 1 या 3 पुट करने का। यही दो ऑप्शन बचे, 1 या 3 पुट करने का। अब मैंने क्या किया, x की वैल्यू 1 पुट की, तो x की वैल्यू 1 पुट की तो देखो when I put x is equal to 1 I will get 1 minus 5 plus 7 minus 3 which is 0. 8 minus 8 is equal to 0. It means कि x is equal to 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, क्योंकि अब x is equal to 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, एक मिनट को मैं इंक भर लेता हूँ। क्योंकि x इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होता,
इसका मतलब क्या होता कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होता। कैमरा उसी पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे हमेशा रहता है उसी पोजीशन पे। जिसको शायद वीडियो क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो एक काम करो, पहले लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करो, तो मोस्ट प्रोबेबली वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। ओके तो देखो x इज इक्वल टू 1 पुट किया हम लोगों ने, x इज इक्वल टू 1 पुट किया, तो मेरा क्या आएगा 1 माइनस 5 प्लस 7 माइनस 3 जो कि 0 आ गया। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इसका रूट है। अब बाकी का निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, x माइनस 1 से डिवाइड कर देते थे इस क्यूबिक को। तुम लोग ने पढ़ा होगा x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते थे, फिर उसके बाद ये लॉन्ग डिवीजन करते थे। लॉन्ग डिवीजन कैसे, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसल, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x, सो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x। उसके बाद 3x माइनस 3, तो प्लस 3 टाइम्स 3x माइनस 3, ये कैंसल हो गया। सो दिस क्यूबिक I can write as x minus 1 into this x square minus 4x plus 3। अच्छा, फॉर्चुनेटली ये वाला भी फैक्टराइज हो जा रहा है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। x minus 1 into x minus 3, सो ओवरऑल क्या बन गया, x minus 1 होल स्क्वायर into x minus 3। समझ में आई बात? तो ये वाला क्यूबिक ऐसे फैक्टराइज हो गया। यस, सो अब देखो, ये तो हमारा स्कूल वाला तरीका था, जब हम लोग स्कूल में करते थे, तुम लोग कर चुके होंगे। हाँ बोलो, तुमने रेज हैंड किया था सर ना? अगर हाईएस्ट पावर 4 या फिर 5 है तो भी वही करेंगे। अच्छा सर, लेकिन उस केस में 2-3 बार करना पड़ेगा क्या लॉन्ग डिवीजन? नहीं, लॉन्ग डिवीजन तो एक ही बार करना पड़ेगा, बस स्टेप थोड़े बढ़ जाएंगे। हाँ, उस केस में जरूरी नहीं कि फर्स्ट स्टेप के बाद जो है वो, मतलब वो जो क्यूबिक बने वो भी फैक्टराइज हो रहा हो। तो जनरली हम लोग फैक्टराइजिंग ऑफ क्यूबिक पढ़ रहे हैं, तो क्यूबिक की बात कर रहे हैं, ज्यादा उससे ज्यादा आता भी नहीं है। ठीक है, अब देखो सर अगर होमवर्क में डाउट है तो कभी पूछूं? हम लोग होमवर्क का डाउट संडे को डिस्कस करेंगे, जितना भी होमवर्क है उसके डाउट संडे को डिस्कस करेंगे, संडे को क्लास है हमारा। ओके सर। ठीक है, हाँ। अब देखो, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये तो रही बात कि पहले कैसे करते थे बचपन में। सो अभी हम लोग ने क्या किया कि हमको ये पता चल गया कि x इज इक्वल टू 1 इसका रूट है। हो गया तुम्हारा डाउट, तो रेज हैंड मतलब लोअर हैंड कर दो। x इज इक्वल टू 1 इसका रूट है, सो x माइनस 1 इसका फैक्टर होता। अच्छा, दूसरा फैक्टर लिखने के लिए अब तुम देखो क्या करना होगा, यहां पे इस x को किससे मल्टीप्लाई करूं जिससे x क्यूब बन जाए, x स्क्वायर से, तो यहां पे x स्क्वायर लिख लिया। अब x स्क्वायर और x मिलके x क्यूब बन गए। अब ये और ये मिलके एक माइनस एक्स स्क्वायर बन जाते, लेकिन हम लोग को तो माइनस 5x स्क्वायर चाहिए था, मतलब माइनस 4x स्क्वायर और चाहिए था। तो इस x को किससे मल्टीप्लाई करूं जिससे माइनस 4x स्क्वायर बन जाए, माइनस 4x से। ठीक है,
अच्छा, अब तीसरा टर्म लिखने के लिए बस कांस्टेंट को ऑब्जर्व कर लो। -1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं जिससे -3 बन जाए? -1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं जिससे -3 बन जाए? तो ऑब्वियस सी बात है, +3 से। ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वाड्रेटिक फॉर्चुनेटली फिर से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो जा रहा है। हो सकता है कि वाला क्वाड्रेटिक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो सकता है कि ना भी हो। ओके, हाँ बोलो। सर मेरे को वो वाले समझा नहीं, जो कि मतलब x-1 के बाद वाला जो आपने किया है ना, x-4x+3, हम्म, वो आपने मतलब कैसे किया, वो फिर से बताओ ना, क्योंकि नहीं समझ आ रहा। ठीक है ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। सब लोग हम्म लोअर हैंड कर लो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, एक दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं, क्योंकि इस एग्जाम्पल का तो मुझे आंसर पता ही था। इस एग्जाम्पल का तो हम लोग को आंसर पता ही था। फिर जैसे मान लो x³ +3x² -2x -2 = 0, ये क्यूबिक है। ठीक है, तो इसमें अगर तुम x की वैल्यू 1 पुट करते तो 1 + 3 -2 -2 4 -4 0 हो जाता। इसका मतलब x -1 इसका एक फैक्टर होता। तो हम लोग ने यहां पे क्या लिख लिया? सबसे पहले तो लिख लिया x -1 इंटू, अब देखो बारी बारी हम लोग टर्म्स क्रिएट करेंगे। सबसे पहले x³ पे फोकस होगा, फिर 3x² पे फोकस होगा। तो x से मैं क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे x³ बन जाए? तो x² मल्टीप्लाई करोगे x से, जिससे x³ बन जाए। ओके, अच्छा, x² से अब x³ बन गया। अब बारी किसकी है? 3x² की। अच्छा, ये x² जब -1 से मल्टीप्लाई होता तो -x² होता, लेकिन हम लोग को तो 3x² चाहिए, मतलब +4x² और चाहिए, तब जाके 3x² बनेगा। तो अब ये 4x² जनरेट करने की जिम्मेदारी किस पे है? इसी पे है। तो इस x को किससे मल्टीप्लाई करूं जिससे 4x² बन जाए? तो 4x से मल्टीप्लाई करूंगा, तब जाके 4x² बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट टर्म लिखना है, तो कांस्टेंट टर्म लिखने के लिए -1 को किससे मल्टीप्लाई करूं जिससे -2 बन जाए? ऑब्वियस सी बात है, +2 से मल्टीप्लाई करूं। अच्छा, अब ऐसा लिखने से तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब देखो, x² और x मल्टीप्लाई हुआ तो x³ बन गया, फिर x² इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -x² प्लस 4x और x 4x², फिर -4x जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ और जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ +2x, और जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ -2। तो ये क्या हो गया? x³ +3x² -2x -2। ठीक है, ये समझ में आया? वो -2x अपने आप आ जाएगा, जो -2x है वो अपने आप जनरेट हो जाएगा। देखो ना, मैंने भले -2x का ध्यान नहीं किया, लेकिन इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या मेरा -2x अपने आप जनरेट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, तो वो अपने आप जनरेट हो जाएगा। अगर जो x = 1 जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो सच में फैक्टर है, x = 1 जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो सच में फैक्टर है, तो इससे एक टर्म जो बचा हुआ है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसका टेंशन नहीं रहेगा हमारे को। ठीक है, एक और एग्जांपल।
जैसे मान लो कि क्वेश्चन होता हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 से एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो, अगर मैं x की वैल्यू 1 डालता, अगर हम लोग x की वैल्यू 1 डालते तो क्या बनता, 1 प्लस 4 माइनस 7 माइनस 2, 1 प्लस 4 माइनस 7 माइनस 2, वो 0 नहीं बन रहा होता। अच्छा, अगर हम लोग x की वैल्यू 2 डालते तो क्या बन रहा होता, 8 प्लस 16, तो कुछ गड़बड़ हो गया, 24 माइनस 22 माइनस 2, ठीक है, 8 प्लस 16 माइनस 22 माइनस 2, तो ये 0 बन रहा होता, मतलब x इज इक्वल टू 2 इसका एक रूट होता। अब हम लोग इसको फैक्टराइज करते, तो हम लोग कैसे फैक्टराइज करते, 2 को इधर ला देते तो x माइनस 2 इसका एक फैक्टर हो जाता। अब देखो, इस x से मैं क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे x क्यूब बन जाए, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करूंगा, तो उससे एक्स क्यूब का काम हो गया। अब उसके बाद इस एक्स स्क्वायर से मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, तो इस एक्स स्क्वायर मतलब एक्चुअली में ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस 2 मिलकर माइनस 2x स्क्वायर होगा, और हम लोग को प्लस 4x स्क्वायर निकालना है, मतलब प्लस 6x स्क्वायर चाहिए। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज चाहिए ना, उसी को जनरेट करना है इस x के हेल्प से। तो x से क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे 6x स्क्वायर आ जाए, तो प्लस 6x। अच्छा, कांस्टेंट टर्म निकालने के लिए, ये वाला जो कांस्टेंट टर्म निकालने के लिए माइनस 2 में क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे माइनस 1 आ जाए, 1 मल्टीप्लाई करूंगा, इज इक्वल टू 0। आया समझ में? हाँ बोलो। और अगर ट्रायल मेथड से बहुत देर तक अगर सोल्यूशन नहीं मिलता है तो फिर मतलब नहीं देखो, पहला वाला इक्वेशन लिखा था तो उसमें, हाँ तो देखो, हम लोग क्यूबिक का फैक्टराइजेशन तभी कर सकते हैं जब वो 2-3 हिट्स में उसका सॉल्यूशन मिल जाए। ऐसा नहीं कि दुनिया के हर एक क्यूबिक को अपने फैक्टराइज कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो अगर फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक की बात हो रही होगी तो उसमें कोई ना कोई एक सॉल्यूशन 1, 2 या -1 -2 में से कोई ना कोई आ जाएगा। ओके ठीक है सर, ओके थैंक यू। हाँ। ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन तुम लोग करोगे खुद से। हाँ, तो उसी का जब मैं सॉल्यूशन बताऊंगा वो एग्जांपल हो जाएगा तुम्हारे लिए। एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो, अगर जिसको ये टेक्निक नहीं समझ में आ रही है क्यूबिक को फैक्टराइज करने की, जो माइंड में कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है,
तो वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी वही आंसर आएगा जो इससे आंसर आने वाला है। ठीक है, सो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस देन यू कैन डू इट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। हाँ बोलो। सर आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। +1। हाँ सर। अच्छा, रेज हैंड तभी करना जब डाउट हो। ठीक है, हाँ ठीक है सर। बोलो। बोलो भाई, अनम्यूट किया मैंने तुमको। हाँ बोलो। सर आंसर है x माइनस 1 द होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2। आंसर मेरे को दिख रहा है, देखो रेज हैंड तभी करो जब डाउट हो। समझ में आई बात? ठीक है सर। कोई डाउट हो तब रेज हैंड करो। हाँ बोलो। तो मुझे कांस्टेंट निकालना नहीं समझ में आया। हाँ, सर कांस्टेंट कैसे निकालते हैं वो नहीं समझ आया। कांस्टेंट निकालने के लिए उन दोनों का कांस्टेंट आपस में देखना है बस, और कुछ नहीं। जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो। ओके। ठीक है, अब देखो एक रूट तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। तो हम लोगों ने क्या क्या लिखा, x माइनस 1। अच्छा, अब x से क्या मल्टीप्लाई करो जिससे x क्यूब बन जाए, एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स क्यूब बन गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई होता तो माइनस एक्स स्क्वायर बनता। हम लोग को तो 7x स्क्वायर चाहिए, मतलब प्लस 8x स्क्वायर और चाहिए। तो ये जो एक्स्ट्रा 8x स्क्वायर चाहिए उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है, इसके ऊपर है। तो x को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे 8x स्क्वायर बन जाए, प्लस 8x। अच्छा, कांस्टेंट -2 है, तो कांस्टेंट पता तब बनता है जब इसका कांस्टेंट और इसका कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा। तो तुम ही सोचो, -1 से मैं क्या कौन सा कांस्टेंट मल्टीप्लाई करूं जिससे -2 बन जाए, +2 मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां पे +2। ठीक है, अब किसी को लग रहा होगा कि सर आपने -6x को तो एडजस्ट किया नहीं, वो अपने आप एडजस्ट हो चुका। देखो, जैसे x का टर्म कब बनता, x⁻1 का टर्म जब 8x -1 के साथ मल्टीप्लाई होता, -8x, और 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई होता, +2x। तो -8x + 2x कितना होता, -6x हो जाता, और वो अपने आप बन गया है। यस सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, खुद को म्यूट कर देना। हाँ, अभी किसी को डाउट है बच्चों, अभी किसी को डाउट है? सबको समझ में आ गया? गुड। फाइनल आंसर सेकंड लाइन है,
फाइनल आंसर इज सेकेंड लाइन। ओके, सो सबको आ गया है समझ में। सो अपने और आगे बढ़ते हैं। और अगर बाय चांस मान लो तुमसे ऐसे डिफिकल्टी हो रही है तो तुम क्या करो, ये वाला फैक्टर फाइंड करने में डिफिकल्टी हो रही है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड यू कैन यूज। -6x-2, ठीक है। अब इसमें जो क्वोशंट आएगा वो क्वोशंट यही आएगा जो यहाँ पे आया हुआ है, ये वाला फैक्टर। अब जैसे नेक्स्ट है 3x³ + 7x² -4x -6 = 0। चलो इसको करो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x³ + 7x² -4x -6 = 0। क्या हुआ, डाउट है? बोलो क्या डाउट है? सर मैं आपको मैसेज नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, तो कोई बात नहीं, अपना आंसर जो तुम लिखवा सकते हो। देखो किसी का अगर लेक्चर मिस हो गया है तो परेशान मत हो, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तुम लोग को रिकॉर्डेड कॉपी मिल जाएगी। ओके, सो करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग x = 1 पुट करते हैं तो 3 + 7 -4 -6 10 -10 0 आ गया। ओके, तो x -1 इसका एक फैक्टर हो गया। अब देखो x से क्या मल्टीप्लाई करें जिससे 3x³ बन जाए, तो x से मल्टीप्लाई करने के लिए 3x² हो गया ताकि 3x³ बन जाए। अच्छा, ये और ये मल्टीप्लाई होते तो -3x² बनते, लेकिन हम लोग को तो +7x² चाहिए, मतलब हम लोग को 10x² और चाहिए। अब x से क्या मल्टीप्लाई करें जिससे 10x² बन जाए, तो +10x, उससे 10x² बन गया। अच्छा, कांस्टेंट टर्म फाइंड करना बहुत आसान है। -1 से क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे -6 बन जाए, 6 मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। सो x -1 × 3x² + 10x + 6 = 0। ओके, कितने लोग का सही हो गया ये वाला? द फाइनल आंसर इज दिस।
ओके, सो अभी किसी को डाउट है इसमें? बोलो भाई, जेड खारगर को क्या डाउट है? हाँ बोलो। जेड खारगर, तुमको अनम्यूट कर दिया है। सर, जो दूसरे ब्रैकेट में जो टर्म्स है उसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करना है? नहीं नहीं, इसको ऐसे ही रहने देना है। हाँ। ये अगर तुमको दिखे, अब तो अंदर क्वाड्रेटिक बन गया, तो क्वाड्रेटिक से डील करना तो हमारे लिए आसान है। तो अगर ये फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा होगा देन यू कैन डू इट, अगर नहीं हो रहा होगा तो यू कैन लिव इट एज इट इज। ठीक है, थैंक यू। जिसका हो जाए डाउट वो लोअर कर देंगे है। चलो, और किसी को डाउट नहीं है ना? हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। गुड। जिनका मान लो कनेक्टिविटी के इश्यू से छूट जा रहा है, कुछ हो जा रहा है, आपके लेक्चर से अकॉर्ड हो रहा है, वो आप अपने सेंटर मैनेजर से मांग लेना, हो जाएगा। असाइनमेंट की जो असाइनमेंट है उसके डाउट्स दैट वी विल डिस्कस ऑन संडे इन संडेज क्लास। ठीक है, तब तक जितना भी असाइनमेंट है उसका एक साथ हम लोग करेंगे और उसके डाउट्स जो है हम लोग संडे को डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आगे जो पढ़ने जा रहे हैं ये था हमारा फैक्टराइजिंग द क्यूबिक। नेक्स्ट इज बाउंड्री कंडीशन क्वेश्चंस। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन क्वेश्चंस। सो सबसे पहली बात, ये क्वेश्चंस कैसे टाइप के होते हैं? व्हाट डज बाउंड्री कंडीशन क्वेश्चन मीन? तो बाउंड्री कंडीशन क्वेश्चन जो है उसमें क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड एक वेरिएबल होता है, राइट हैंड साइड एक कांस्टेंट होता है। या ये टाइप 1 हो गया बाउंड्री कंडीशन क्वेश्चन का। टाइप 2 क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड एक वेरिएबल होता है और राइट हैंड साइड भी एक वेरिएबल होता है। ठीक है, तो टाइप 1 में क्या होता है कि जो राइट हैंड साइड कांस्टेंट लिखा रहता है, दैट इज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। दैट इज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। और टाइप 2 में राइट हैंड साइड जो वेरिएबल लिखा रहता है, तो मैक्सिमम ऑफ टाइप राइट हैंड साइड में क्या होता है? राइट हैंड साइड में कुछ ऐसा हो सकता है कि मिनिमम ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और इधर मैक्सिमम ऑफ राइट हैंड साइड ये इक्वल हो, या उल्टा मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ राइट हैंड साइड हो। ठीक है, इसको लिखो तो मैं एक्सप्लेन करता हूं कि आखिर होता क्या है। इन दो पॉइंट्स को लिखो, देन आई विल एक्सप्लेन कि आखिर बाउंड्री कंडीशन क्वेश्चंस होते क्या है।
अभी रुको, अभी क्या लिखा है? अभी तुमको समझाऊंगा कि आखिर ये होता क्या है, तो तुमको समझ में आएगा कि आखिर किस चीज की बात की जा रही है। अब देखो, जैसे मान लो ए और बी है, दो लोग हैं, दो पर्सन्स हैं, और इनके पॉकेट में, जैसे इसके पॉकेट में 10 रुपीज है इन पॉकेट, और इसके पॉकेट में 20 रुपीज है इन पॉकेट। ठीक है, अब सी जो है वो क्या है, वो एक गुंडा है, एंड ही इज डिमांडिंग ₹30। सी जो है वो क्या कर रहा है, 30 रुपए डिमांड कर रहा है। किन दोनों से, ए और बी को मिला के 30 रुपए डिमांड कर रहा है सी। तो ए मैक्सिमम 10 रुपए दे सकता था, बी मैक्सिमम 20 रुपए दे सकता था, और सी ने कितने की डिमांड की, 30 रुपए की डिमांड की। मतलब कुछ ऐसा हुआ, ए प्लस बी ये 30 के बराबर हुआ। तो ये कब पॉसिबल होता, ये तभी पॉसिबल होता जब ए पूरा 10 रुपया दे दे और बी अपना पूरा 20 रुपए दे दे, तब जाके 10 + 20 मिलके 30 हो जाते। समझ में आई बात? तो ए ने अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पैसे दे दिए, बी ने अपने मैक्सिमम कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पैसे दे दिए, तब जाके इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई। सो ए प्लस बी इज इक्वल टू 30 हो गया। तो यहां पे अगर हम लोग से भी पूछा जाता कि ए और बी क्या होगा, तो आई विल से ए विल बी 10 एंड बी विल बी 20। एग्जाम्पल 1। अच्छा, एग्जाम्पल 2 में जैसे सी ने जो है वो से 25 रुपए मांगे, सी ने क्या किया, 25 रुपए मांगे, तो ए के पास देने के लिए 10 या उससे कम रुपए है, और बी के पास देने के लिए 20 या उससे कम रुपए है, और सी ने 25 रुपए मांगे। तो ये कितने वेज से पॉसिबल था, बहुत तरीके से पॉसिबल था। जैसे मान लो ये 10, ये 15 हो जाए, ये 9, ये 16 हो जाए, ये 8.5, ये 16.5 हो जाए। ऐसे कितने तरीके होते, इनफाइनाइट वेज होते, या मैं कहता कि ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो क्या यहाँ पे ए और बी की मिला के जो मैक्सिमम वैल्यू है, क्या वो यहाँ पे लिखी है? नहीं लिखी। लेकिन यहाँ पे ए और बी मिला के जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पे लिखी है। इस टाइप के क्वेश्चन को मैं क्या कहूंगा, इट इज अ बाउंड्री कंडीशन क्वेश्चन। इट इज व्हाट, अ बाउंड्री कंडीशन क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है नॉट बाउंड्री कंडीशन क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का जो मैक्सिमम है वो राइट हैंड साइड नहीं लिखा हुआ है। दैट वाज एग्जांपल 2। अच्छा, हम लोग एग्जांपल 3 डिस्कस करते हैं। जैसे एग्जांपल 3, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है। ए के पास 10 रुपए थे और बी के पास 20 रुपए थे, और a प्लस बी 0 है, मतलब सी ने कुछ भी नहीं मांगा। तो ये कब पॉसिबल होता, ये तब पॉसिबल होता जब ये 0 और ये 0 हो। इसके अलावा तो पॉसिबल हो नहीं सकता। ए कभी नेगेटिव में थोड़े पैसे दे सकता है, ए या बी कभी नेगेटिव में पैसे तो नहीं दे सकते ना।
तो ये कब पॉसिबल होता है? ये 0 और ये 0। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड का जो मिनिमम है वो राइट हैंड साइड है। तो ये वाला भी क्वेश्चन कैसा हो गया? तो यहां पे आंसर क्या हो गया? ए की वैल्यू 0 एंड बी की वैल्यू 0। तो ये क्वेश्चन कैसा हो गया? ये अगेन बाउंड्री कंडीशन क्वेश्चन हो गया। ये अगेन बाउंड्री कंडीशन क्वेश्चन हो गया। तो देखो मैंने टाइप 1 में क्या लिखाया था कि लेफ्ट हैंड साइड इधर लिखा है और राइट हैंड साइड जो कांस्टेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड का या तो मैक्सिमम है या तो लेफ्ट हैंड साइड का मिनिमम है। तब वैसे टाइप के क्वेश्चन को क्या कहेंगे हम लोग? बाउंड्री कंडीशन क्वेश्चन। ये बात समझ में आई तुम लोग को? बोलो, कमेंट करो। एक मिनट। हाँ बोलो। सर एलएचएस का मिनिमम मतलब आरएचएस एलएचएस से कम होगा ना, तो बाउंड्री में नॉट बाउंड्री में है ना। एलएचएस की जो मिनिमम वैल्यू खुद हो सकती है वही आरएचएस में लिखी हुई है। ठीक है, जैसे मान लो कि ए और बी मिनिमम कितने दे सकते थे? 0 और 0 दे सकते थे और राइट हैंड साइड भी 0 दिया लिखा हुआ है। तो ये कब पॉसिबल होता? जब ए भी 0 दे और बी भी 0 दे। ए भी 0 दे और बी भी 0 दे, तो हमको पता चल गया ना कि ए और बी कितने हैं। सिमिलरली अगर ए मैक्सिमम 10 दे सकता है और बी मैक्सिमम 20 दे सकता है और सामने वाले ने 30 रुपए मांग लिए, तो ये कब पॉसिबल होगा? जब ए 10 दे और बी 20 दे। इसके अलावा तो पॉसिबल हो नहीं सकता। कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या कि 11 एंड 19 पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ए की तो कैपेसिटी ही नहीं है 10 के अबव जाने की। तो वैसे टाइप की चीज हो गई। ठीक है। और सर आपने बताया था T2 वो उसमें ना और एक T2 आऊंगा मैं। अभी T1 ही डिस्कस कर रहा हूँ। ओके ओके अभी डिस्कस कर रहे T1। ओके हाँ, म्यूट कर लो। हाँ बोलो। थाने जेड थाने। सर मैं ही था। अच्छा तुम ही थे क्या? ओ तो लोअर हैंड कर लो। और किसको डाउट है? और किसको डाउट है? रेज हैंड करो। स्टूडेंट्स रेज हैंड करो जिसको डाउट है या जो फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहता है। हाँ बोलो, जेड सी बोलो। और सर आप एक बार ये थोड़ा सा वापस से समझा सकते हो? ओके, देखो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। तुम अपनी डे टू डे लाइफ में सोचना है। ठीक है, तुम और तुम्हारे दोस्त हैं। तुम्हारे पॉकेट में 10 रुपए हैं और तुम्हारे फ्रेंड के पॉकेट में 20 रुपए हैं। हाँ, और तीसरा तुम्हारा फ्रेंड है जिसने कहा कि यार मेरे को 30 रुपए की जरूरत है, 30 रुपीज की जरूरत है। तो तुम क्या करते? तुम दोनों मिलके ए वाला जो फ्रेंड है वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी और बी वाला जो फ्रेंड है वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी से दे दिया होता, 10 और 20 दे दिया होता, तो सी वाले की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई होती। ठीक है, तो ये हम लोग ने क्या सोचा कि जो लेफ्ट हैंड साइड का ए प्लस बी का जो मैक्सिमम वैल्यू है वही हमारा राइट हैंड साइड लिखा हुआ है, वही हमारा राइट हैंड साइड लिखा हुआ है। अच्छा, अगर तुम्हारे फ्रेंड ने बोला होता कि यार मेरे को 30 नहीं, मेरे को कोई 25 रुपीज चाहिए। ठीक है, ए के पास 10 है और बी के पास 20 है और टोटल 25 रुपीज चाहिए। तो उसको तो सॉल्व, उसके लिए तो ए और बी के पास देने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे मान लो
A 10 दे देता, B 15 दे देता, A 11 दे देता, B 14 दे देता, या A 12 दे देता, B 13 दे देता। तो ऐसे बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते थे, बहुत सारे रूट हो सकते थे। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं बाउंड्री कंडीशन क्वेश्चन नहीं कहूंगा। तो ये वाला जो एग्जांपल था, ये वो राइट हैंड साइड मैक्सिमम वाला एग्जांपल था। अब यहां पे देखो, ये बाउंड्री कंडीशन क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि राइट हैंड साइड मैक्सिमम क्वांटिटी नहीं लिखी है। अब इधर जो 0 लिखा है, 0 में क्या है कि 0 में कुछ ऐसा है कि तुम्हारे पास 10 है और तुम्हारे फ्रेंड के पास 20 है देने के लिए। तो अब सामने वाले फ्रेंड ने कहा कि मेरे को 0 रुपीज चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को 1 रुपए भी नहीं चाहिए। तो ये कब पॉसिबल होता? जब ना तुम देते कोई रुपए, ना तुम्हारा फ्रेंड देता कोई रुपए। तो तुम दोनों की मिला के मिनिमम क्या है? तुम दोनों की मिला के मिनिमम तो 0 प्लस 0 जो कि 0 है, और राइट हैंड साइड भी 0 लिखा है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का मिनिमम लिखा है। तो ये तब पॉसिबल हुआ जब ये 0 और ये 0 है। तो LHS का मिनिमम जो है वो RHS है। तो ये 0 और ये 0 हो गया, तब जाके ये सॉल्व हो पाया, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं हो पाता। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाता? अगेन बाउंड्री कंडीशन क्वेश्चन हो जाता। हाँ, वो वेल डिफाइंड रेंज होगा, अभी मैं बताऊंगा। मैं तो अभी एज एन एग्जांपल दिया था, ठीक है। ये तुम्हारा डाउट ये किसका था? जेड सीवुड का ही डाउट था, 2020 AJ1018। अभी और किसी को डाउट है बाउंड्री कंडीशन में? और किसी को डाउट है? बोलो भाई, कमेंट तो करो। किसी को डाउट है? एनीवन एल्स? अब देखो, इसको हम लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं? इसको हम लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं? ये तो मैंने एज एन एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल बताया। अब इसको अप्लाई करने के लिए तुमको कुछ ऐसे सोचना है। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा होता है हमारा कि sin x प्लस sin y इज इक्वल टू 2 है। क्वेश्चन क्या है? sin x प्लस sin y इज इक्वल टू 2। देन फाइंड x एंड y। देन फाइंड x एंड y। ठीक है। अच्छा ये बताओ, तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्री 9-10 की ट्रिग्नोमेट्री से ये तो पता होगा कि sin x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। अच्छा, तुम लोग यहां पे आके सीखोगे कि साइन की मिनिमम वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। ठीक है। 11 9-10 में नहीं सीखा कि साइन की मिनिमम वैल्यू -1 होती है। नॉट 180 डिग्री, 270 डिग्री, साइन 270 डिग्री। ठीक है। साइन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1। साइन की मैक्सिमम 1, साइन की मिनिमम -1। सेम फॉर कॉस, कॉस की मैक्सिमम 1 एंड कॉस की मिनिमम -1। ठीक है। तो देखो, इस साइन के पास खर्चने के लिए कहां से कहां तक होता? -1 से 1 तक होता। साइन 180 डिग्री 0 होता है, और इसके पास भी खर्चने के लिए कितना होता? -1 से 1 तक होता। तो अगर इन दोनों को मिलकर 2 देना है, इन दोनों को मिलकर 2 देना है, तो ये कब पॉसिबल होगा? ये तब पॉसिबल होगा जब ये 1 हो और ये 1 हो। ये तभी पॉसिबल होगा। इसके अलावा और कभी पॉसिबल हो सकता है? सब लोग कमेंट करो, इसके अलावा और कभी पॉसिबल हो सकता है क्या?
और कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ा सा कम किया, मान लो इसको 0.9 किया, तो इसको मेरे को 1.1 करना पड़ेगा। अच्छा, साइन वाई कभी 1.1 थोड़ा हो सकता है, साइन तो मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, 1 तक जा सकता है। तो ये क्वेश्चन कैसा हो गया, बाउंड्री कंडीशन क्वेश्चन हो गया। दिस क्वेश्चन इज बाउंड्री कंडीशन। अच्छा, साइन एक्स 1 एंड साइन वाई 1, तो x क्या हो गया हमारा, x इज 90 डिग्री एंड y क्या हो गया, y इज अगेन 90 डिग्री। तो हमारे x की वैल्यू और y की वैल्यू आ गई, दैट x एंड y आर 90 डिग्री। समझ में आया? बोलो सब लोग, बोलो क्लास स्टूडेंट्स। हाँ, किसी ने रेज हैंड किया, बोलो। सर तो फिर जब भी आरएचएस पे एलएचएस की मैक्सिमम वैल्यू है उसको बाउंड्री कंडीशन क्वेश्चन बोलते हैं। हाँ, या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम। अच्छा ओके। सर तो इसमें फिर मिनिमम -2 होता ना? यस, इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड का जो मिनिमम है वो क्या होता, -2 होता। कब, जब ये -1 होता और ये भी -1 होता। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। चलो, सो आगे बढ़ा जाए। लोअर कर हैंड अपना, तुम्हारा डाउट हो गया तो ये मिटा दूं। अब एक क्वेश्चन तुम लोग करोगे। क्वेश्चन है, अच्छा +4 एंड -1 करना है इसमें, +4 एंड -1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos x प्लस cos y। ठीक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, मोर देन वन ऑप्शन में बी करेक्ट, सो थोड़ा ध्यान से करना है। मोर देन वन ऑप्शन में बी करेक्ट। +4 एंड -1 मार्किंग पैटर्न है भाई। आज पहला दिन क्लास है हमारा क्या? ओके, फर्स्ट क्लास है। +4 और -1 जो है
मतलब अगर आपने जो आंसर दिया वो करेक्ट है तो यू विल गेट +4, और अगर जो इनकरेक्ट है, अगर रॉन्ग आंसर दिया तो -1। क्या हो गया? चलो ठीक है, करते हैं। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 0 है, होल स्क्वायर है, ठीक है। तो होल स्क्वायर मतलब कैसा आउटपुट देता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये भी होल स्क्वायर कैसा आउटपुट देगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो राइट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है? राइट हैंड साइड लिखा हुआ है 0। तो ये तो तभी पॉसिबल था जब साइन स्क्वायर एक्स खुद 0 हो जाए एंड साइन स्क्वायर वाई खुद 0 हो जाए। अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स 0 होने का मतलब साइन एक्स 0 हो जाए, और साइन स्क्वायर वाई 0 होने का मतलब साइन वाई 0 हो जाए, ठीक है। अच्छा, साइन एक्स 0 होना, अब हम लोग को यह पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो साइन एक्स 0 होना मतलब कॉस स्क्वायर एक्स 1 होना, मतलब कॉस एक्स +1 और -1 होना। सिमिलरली साइन वाई 0 होना मतलब कॉस वाई +1 और -1 होना। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, ये जो कॉस एक्स है और ये जो कॉस वाई है, दे बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर का क्या मतलब है कि कॉस एक्स कब पॉजिटिव आउटपुट देगा उसका कोई लेना देना नहीं है कॉस वाई कब पॉजिटिव आउटपुट देगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली तो हम लोग को क्या चाहिए था? हम लोग को तो चाहिए था कि बस साइन एक्स 0 हो जाए और साइन वाई 0 हो जाए, बस अपने को तो यही दो चीज चाहिए थी। अच्छा, कॉस एक्स चाहे +1 हो, कॉस वाई चाहे कुछ हो, इनमें से उनके करस्पॉन्डिंग जो साइन एक्स और साइन वाई है वो तो हमेशा 0 ही बनेंगे। इसका मतलब cos x एंड cos y आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब है कि इधर कौन सा साइन वाला आउटपुट आ रहा है और इधर कौन सा साइन वाला आउटपुट आ रहा है वो फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों +1 हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है कि एक +1 दूसरा -1 हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है कि एक -1 दूसरा +1 हो जाए, और एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों -1 हो जाए। अच्छा, +1 +1 2, +1 -1 0, -1 +1 0, -1 -1 -2। तो कौन कौन सी वैल्यू आ सकती थी? 2, 0, -2 तीनों आ सकती थी। इस केस में हमारी कौन कौन सी वैल्यू आ सकती थी? 2, 0, -2 तीनों आ सकती थी। हाँ, अब किसी को डाउट हो तो रेज हैंड करो। हाँ बोलो। वापस से बताओगे? अच्छा, ओके, बताता हूँ। हाँ, ये खारकर तुमको अनम्यूट किया। हाँ बोलो। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा तो इनमें से कोई भी एक हम टिक करेंगे तो फिर फुल मार्क्स मिलेगा? नहीं नहीं, जब तक तुम सारे टिक नहीं करोगे और सारे सही वाले ही, तब हाँ। तक नहीं मिलेगा कुछ भी मार्क्स। अच्छा, मतलब सारे टिक करने पड़ेंगे हमें? सारे टिक, हाँ। थैंक यू सर।
और कौन है? और कोई बाकी है जिसका डाउट है? जेड थाने मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा इसको वैसे तो। सर हाँ x और y का वैल्यू क्या होगा फिर? बताता हूँ। x और y का वैल्यू जैसे cos x 1 जो है ना वो 0 डिग्री पे होता है। हाँ और -1 जो है वो 180 डिग्री पे होता है। एक्चुअली अभी तक 10th में तुम लोग 180 डिग्री नहीं पढ़े हो। हाँ सर। 10th में तुम लोग 0 से 90 डिग्री तक पढ़े हो। हाँ सर ठीक है, बराबर। तो इसलिए मैं x के वैल्यू के बारे में अभी डिस्कस नहीं कर रहा। ओके वो मैं तब डिस्कस करूंगा जब मैं तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा। ओके सर। ठीक है, इसलिए मैं x के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जिसके कारण जो है वो नेगेटिव आ रहा है उसके लिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ अभी। हाँ बोलो। हाँ तुमने रेज हैंड किया था। जेड सीवुड J013 जेड पनवेल। हेलो सर। हाँ बोलो। सर cos x का वैल्यू प्लस और -1 कैसे आया? क्योंकि फाइंड में cos x प्लस cos y है और आपने इधर cos स्क्वायर x लिया है। हाँ तो cos स्क्वायर x 1 आया। तो जैसे मान लो t स्क्वायर अगर 1 होता है तो t क्या होता है? प्लस -1। ये तो हम लोग ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था शुरू के 1-2 क्लास में। जैसे x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होता है तो x क्या होता है? प्लस एंड -2 बोथ होता है। सर बट क्वेश्चन में cos x प्लस cos y बोला है। हाँ तो पहले मैं cos x और cos y निकाल तो लूं, उसके बाद cos x प्लस cos y निकालूंगा ना। यस सर। मैं पहले cos x और cos y की इंडिविजुअल वैल्यूज निकाल रहा हूं, उसके बाद cos x प्लस cos y निकालूंगा। sin y इज इक्वल टू 0 सो cos y इज इक्वल टू 1। ये आधी इंफॉर्मेशन है। इफ sin y इज इक्वल टू 0 देन cos y इज इक्वल टू प्लस और -1। देखो तुम सोचो ना, आइडेंटिटी जो होती है वो क्या होती है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होती है ना। तो अगर एक क्वांटिटी 0 हो गई तो कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो कॉस क्या हो जाएगा? प्लस एंड -1 बोथ। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तो एक्स क्या होता है? प्लस एंड माइनस दोनों आता है ना मम्मा। ठीक है। बोलो। सर अगर हम आइडेंटिटी लगाने के बजाय कॉस मतलब साइन एक्स जैसे 0 आया तो एक्स की वैल्यू 0 ले लें तो कॉस 0 पे 1 होता है तो सिर्फ 1 आएगा। लेकिन वही कह रहा हूं ना कि जो हम लोग 9-10 में पढ़े हैं वो केवल 0 से 90 डिग्री तक पढ़े हैं कि एंगल जो है वो 0 से 90 डिग्री तक हो सकता है। 9th में पढ़े, लेकिन ऐसा नहीं है। एंगल जो है वो और भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग जो पढ़े उसमें क्या होता है कि साइन कॉस टेन सब कुछ पॉजिटिव आते हैं, लेकिन 11th में जब तुम आओगे तब हम लोग पढ़ेंगे कि वो लोग भी नेगेटिव आ सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी नेगेटिव। ओके, सो अब क्योंकि मैं उस ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स में एक्सप्लेन फिलहाल नहीं कर सकता क्योंकि हम लोग को 11th की ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती अभी फिलहाल फॉर द टाइम बिंग। सो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन दिस वे। इस तरीके से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुमको जब तुम 11th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लोगे तो इस चीज को डाइजेस्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। ओके सर। हाँ बोलो। चलो बोलो। J013 सर अब वापस एक्सप्लेन करो ना। अच्छा अच्छा, तुम वही हो। ओके, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। मेरे ख्याल से देखो होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो होल स्क्वायर प्लस होल रेज हैंड लोअर कर लो भाई। जिसके जो पूछ ले वो अपना हैंड लोअर कर ले, नहीं तो मेरे को लगता है कि अभी और भी रिमेनिंग है।
मेरे दिमाग में है कि हाँ किसी को फिर से बताना है, उसका टेंशन नहीं। होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर 0, इसका क्या मतलब है कि हर एक टर्म 0, होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर मतलब पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव 0, तो इसका मतलब साइन एक्स भी 0 हो जाए एंड साइन वाई भी 0 हो जाए। अच्छा साइन एक्स 0, अब हम लोगों ने क्या सीखा था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1। अब से मान लो साइन एक्स 0 है तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा। इट मींस कॉस एक्स विल बी प्लस -1। सिमिलरली सेम टाइप की चीज इसके साथ भी हो रही है बेचारे के साथ, तो यहां पे क्या हो जाएगा, cos phi will be +1 and -1, cos phi will be +1 and -1। तो अब देखो तुम सोचो कि मैं कोई भी cos इसमें से पुट करूं, जैसे cos x 1 लूं और cos y -1 लूं, दोनों के करस्पॉन्डिंग जो साइन आते वो तो 0 ही आते, यहां पे पुट करके देख सकते हो, दोनों के करस्पॉन्डिंग जो साइन आते वो तो 0 ही आते और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होते। ठीक है, तो cos x की वैल्यू इन दोनों में से कौन सी लेनी है और cos y में से इन दोनों की वैल्यू कौन सी लेनी है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इनमें से कोई भी इनमें से किसी के साथ भी क्लब हो सकता है। मैं एक और समझूंगा, डोंट वरी, इनमें से कोई भी इनमें से किसी के साथ भी क्लब हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो एक बार मैंने इसके 1 को इसके 1 के साथ क्लब किया तो 1 + 1 2, इसके 1 को इसके -1 के साथ क्लब किया 1 - 1 0, फिर -1 + 1 0, -1 - 1 -2। सो क्या क्या वैल्यूज पॉसिबिलिटी आ गई, 2 0 एंड -2। सो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये जो है ये तीनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। ठीक है सर। चलो एक क्वेश्चन अब तुम लोग करो। बोलो खारगर। पर सर वो जो साइन एक्स और साइन वाई है सर, अगर हम उसे एंगल के पर्सपेक्टिव से देखें तो कॉस का वैल्यू 1 ही होता है, कॉस एक्स और कॉस वाई। वही तो मैं बता रहा हूं ना कि वो तुम्हारी 9/10 की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, साइन एक्स मतलब हम लोग 9/10 में क्या पढ़ते हैं कि साइन कॉस टेन सब लोग पॉजिटिव होते हैं, 9th-10th में ये पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 11th-12th में तुम पढ़ोगे तुमको पता चलेगा कि पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ हो सकते हैं। ठीक है, 11th-12th में जब तुम पढ़ोगे तुमको पता चलेगा कि पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ हो सकते हैं। तो अब उस चीज को मैं एक्सप्लेन कर सकूंगा ट्रिग्नोमेट्री से, जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे उस समय मैं एक्सप्लेन कर सकूंगा, लेकिन अभी फिलहाल तो हम लोग वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ नहीं रहे। क्या लैग हो रहा है, क्या नेट लैग हो रहा है क्या, वीडियो कि सही से चल रहा है, सही से चल रहा है कि लैग हो रहा है? सही से चल रहा है। और जिसका लैग हो रहा है एक बार फिर से लॉग आउट करके लॉग इन करना। तो हाँ, तो अपने वहां पे आते, तो क्योंकि हम लोग उसको अभी फिलहाल ट्रिग्नोमेट्री से एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो मैं दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई जो है वो 1 होता है, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो अगर साइन एक्स 0 है तो कॉस एक्स प्लस एंड -1 दोनों हो सकता है। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि जैसे इसको एंगल बोलते हैं, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है और ये 270 डिग्री होता है। तो जब एंगल 0 डिग्री होता है तब साइन 0 होता है और कॉस 1 होता है। जब
एंगल 90 डिग्री होता है तब साइन 1 होता है, कॉस 0 होता है। जब एंगल 180 डिग्री होता है तब साइन 0 होता है, कॉस -1 होता है। जब एंगल 270 डिग्री होता है तब साइन -1 होता है, कॉस 0 होता है। ठीक है, ऐसा होता है हमारे ट्रिग्नोमेट्री में जो 11th-12th में तुम पढ़ोगे। तो अगर तुम देखो कि साइन 0 जब हो रहा है तो साइन 0 के करस्पॉन्डिंग कॉस 1 भी हो जा रहा है और कॉस -1 भी हो जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर कॉस 0 कहां पे हो रहा है, 90 डिग्री और 270 डिग्री पे, तो उसके करस्पॉन्डिंग कॉस जब 0 है तो साइन +1 भी हो सकता है और साइन -1 भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन कि किस एंगल पे कॉस 0 हो रहा है। समझ में आया? 360 डिग्री पे अगेन हम लोग यहां पे पहुंच जाते हैं, इधर 0 डिग्री पे, तो फिर वही चीज वापस रिपीट होने लगती है 360 डिग्री पे। अभी तुम मार्किंग पैटर्न का टेंशन मत लो, तुम सब्जेक्ट समझो। ठीक है, कि इन जेई इतना मार्क्स आएगा कि नहीं आएगा, अभी बस सब्जेक्ट समझना है, मार्किंग पैटर्न का टेंशन नहीं लेना है। इतनी बात क्लियर है? बोलो। सो अब जैसे एक क्वेश्चन है वो सब लोग करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 3। देन cos x plus cos y plus cos z is equal to, एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। ठीक है, तुमको इस टेबल के अकॉर्डिंग चलना है, इस वाले टेबल के अकॉर्डिंग। वन -1 2 -2। चलो अच्छा, अभी भी किसको समझ में नहीं आया एक बार बताओ, चैट बॉक्स में बताना। ठीक है, इस एग्जांपल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर से। तुमको ये वाला टेबल याद रखना है फॉर द टाइम बिंग, ये वाला टेबल। अच्छा, जिसको इसको प्रॉब्लम हो रही है वो एक बार रेज हैंड करेंगे। हाँ, थाने तुमको क्या प्रॉब्लम है? तुमको अनम्यूट किया है मैंने। यस सर, वो सॉल्व करना नहीं आ रहा है। ये टेबल के थ्रू कैसे करते हैं?
ओके ठीक है, बताता हूँ. ओके, पनवेल, यस, मोर देन वन. द आंसर इज मोर देन वन. पनवेल, तुमको क्या प्रॉब्लम आ रही है? The same, I'm not able to do that. ओके ठीक है. अभी का अकेला तुम ही है क्या? चलो अब देखो, मेरी बात सुनो. देखो, तीनों की मैक्सिमम वैल्यू 111 है. तीनों की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 111 होती है. तो ये कब पॉसिबल होता? जब ये भी 1 होता, ये भी 1 होता और ये भी 1 होता. मतलब साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 एंड साइन स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 1. तो इससे जो है साइन एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 आती. इससे जो है कॉस वाई की वैल्यू प्लस माइनस 1 आती. और इससे जो है साइन जेड की वैल्यू प्लस माइनस 1 आती. ठीक है. अब देखो, लोअर कर दो, अपना हैंड लोअर कर दो. एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर से रेज हैंड करना अगर नहीं समझ में आया तो. अब हमको क्या चाहिए? अपने को जो चाहिए उसमें cos x चाहिए. What we want? We want cos x. अब देखो, sin x प्लस 1 और माइनस 1 कहां पे हो रहा है? sin x प्लस 1 90 डिग्री पे हो रहा है और माइनस 1 270 डिग्री पे हो रहा है. अच्छा, उन दोनों पे cos की वैल्यू क्या है? 0 है. उन दोनों पे cos की वैल्यू क्या है? 0 है. तो हम लोग ने यहां पे क्या लिख लिया कि cos x विल बी 0. अच्छा, दूसरे में cos y चाहिए और cos y तो ऑलरेडी आ चुका है. तो दूसरे में क्या लिख लिया? cos y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. अच्छा, तीसरे में sin z चाहिए. sin z इज प्लस माइनस 1. अब sin z अगर प्लस माइनस 1 है और हम लोग को cos z चाहिए, तो sin यहाँ पे 1 है और यहाँ पे माइनस 1 है, तो इनके करस्पॉन्डिंग cos क्या है? वो दोनों बार 0 ही है. तो मैं क्या लिखूंगा? cos z इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो देखो, cos x प्लस cos y प्लस cos z निकालना है. तो एक बार 0 1 0 ले लेंगे और एक बार 0 माइनस 1 0 ले लेंगे. तो एक बार 0 प्लस 1 प्लस 0 1, एक बार 0 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1. किसी ने रेज हैंड किया है क्या? किसी को डाउट है? रेज हैंड करो. अभी सबको समझ में आ गया? तुम रेज हैंड करो. जिसको भी डाउट था वो रेज हैंड करो. यूज नहीं कर रहा ना. हाँ बोलो. जेड ने अनम्यूट किया. हाँ सर, वो मुझे कॉस वाला पार्ट नहीं समझ में आया. कौन सा? cos x, cos y, cos z, कौन सा पार्ट? वो नीचे वो 3 कॉस कैसे निकाला? देखो, sin x प्लस माइनस 1 है, तो मैंने देखा कि sin x 1 कहाँ हो सकता है. तो sin x 1 यहाँ पे हो सकता है और माइनस 1 यहाँ पे हो सकता है. तो उनके करस्पॉन्डिंग cos क्या है? इधर भी cos 0 है और इधर भी cos 0 है, इसलिए मैंने इसके cos को 0 लिख लिया. अच्छा, इधर cos y प्लस माइनस 1 है और बात भी cos y की हो रही थी, तो ठीक है, वही लिखा. इधर sin z प्लस माइनस 1 है और बात cos z की हो रही है, तो क्योंकि sin प्लस या माइनस 1 है तो यहाँ पे cos 0 है और यहाँ पे भी cos 0 है, तो इधर cos 0 हो गया. तो हमारे पास cos x क्या होगा? हमेशा 0 होगा. cos y की 2 पॉसिबिलिटी, प्लस 1 या माइनस 1, और cos z क्या होगा? हमेशा 0 होगा. तो 0 1 0, तो उससे 1 आ गया. 0 माइनस 1 0, तो उससे माइनस 1 आ गया.
हाँ ठीक। चलो लोअर कर दो हैंड अपना। चलो आई थिंक कितना क्लियर है अब। अभी सीवोर्ड्स को डाउट है, बोलो भाई। मेरा बस इतना डाउट है कि हम इसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं ना? उससे भी डेफिनेटली उससे भी कर सकते हैं। पहले मैंने वही सिखाने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने फिर ये वाला टेबल बनाया। हाँ सर, क्योंकि मैंने उसी मेथड से किया इसके लिए। ओके, थैंक यू सर। ओके, अब आगे की बात सुनेंगे। सो ये क्या था हमारा? ये हमारा टाइप 1 था। अब सुनो, टाइप 2 में क्या होता है? टाइप 2 में जैसे मान लो a प्लस बी इज इक्वल टू सी है। ए के पास 10 रुपीज है पॉकेट में, बी के पास 20 रुपीज है पॉकेट में। क्या लिख रहे हो तुम? क्या लिखा? बीजीटीपी क्या होता है? और सी जो है, सी ने मिनिमम 30 रुपए डिमांड कर लिए। ठीक है, जैसे मान लो दो फ्रेंड है, एक के पास 10 रुपए थे, मतलब एक बंदा जो है मैक्सिमम 10 रुपए तक दे सकता था। अच्छा, 10 रुपए होने का ये मतलब नहीं कि 10 रुपए उठा के दे दिया पूरा। 10 रुपए होने का ये मतलब कि 10 रुपए मैक्सिमम दे सकता था। या तुम ऐसे समझ सकते हो कि उसका अकाउंट में 10 रुपए मैक्सिमम थे, तो उसमें वो चाहे तो 8 रुपए भी दे सकता है, 9 रुपए भी दे सकता है। सिमिलरली बी के पास अकाउंट में 20 रुपए थे, और सी ने क्या किया, कहा कि मुझे 30 या उससे ज्यादा रुपए चाहिए। सी ने एक वेरिएबल डिमांड कर दी, मेरे को 30 या उससे ज्यादा रुपए चाहिए। तो ये कब पॉसिबल होता? ये लोग दोनों लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कब एग्री करते? ये लोग तब एग्री करते जब दोनों साइड 30-30 पे रेडी हो जाते, 30-30 रुपीज पे रेडी हो जाते। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड को 30 रुपीज पे रेडी होने के लिए लेफ्ट हैंड साइड ए को 10 रुपए देने पड़ते, बी को 20 रुपए देने पड़ते, और राइट हैंड साइड को मिनिमम 30 रुपए पे रेडी होने के लिए सी को 30 रुपए लेने पड़ते। हाँ, अब इसका मैं एग्जांपल शो करता हूं तुमको कि इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे कर सकते हैं। पहले लॉजिकली समझ में आया कि कैसे हो रहा है ये? बोलो सब लोग, कमेंट करो कि ये जो रियल लाइफ एग्जांपल मैंने दिया वो तुमको समझ में आया? हाँ बोलो शिव। सर एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज। ओके, एक बार फिर से ये है, जैसे मान लो ए के अकाउंट में 10 रुपए हैं, बी के अकाउंट में 20 रुपए हैं, और सी एक बंदा है, उसने कहा कि मुझे 30 या उससे ज्यादा रुपीस चाहिए। तो कैसे अग्री होती बातें? सी ने कहा कि मुझे तुम दोनों से मिला के 30 या उससे ज्यादा रुपए चाहिए। तो उस बात पे अग्री होती कि ए और बी कहते कि ठीक है, हम दोनों मिलकर 30 रुपए दे देते हैं, और सी कहता कि ठीक है, मैं 30 रुपीज पे ही सेटिस्फाई कर लेता हूँ, 30 रुपीज पे ही संतोष कर लेता हूं। तो सी भी वेरिएबल था। सी ने क्या डिमांड की थी कि मेरे को 30 या उससे ज्यादा चाहिए, और ए और बी 30 या उससे कम दे सकते थे। ए और बी क्या कर सकते थे? 30 या उससे कम दे सकते थे। तो ये लोग अग्री कहाँ किए? 30 रुपीज पर अग्री किए। अब 30 रुपीज पर अग्री करने के लिए ए को अपने पूरे के पूरे 10 रुपए देने पड़ते, बी को अपने पूरे के पूरे 20 रुपए देने पड़ते, और सी की जो मिनिमम डिमांड थी वो फुलफिल करनी पड़ती 30 रुपीज की, सी की जो मिनिमम डिमांड थी। अब इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लो कहीं ऐसा लिखा है sin x
प्लस साइन वाई इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 2। साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 2। तो अब इधर अगर तुम देखो तो इस चीज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 2। इस चीज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 2। साइन एक्स प्लस साइन वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 2। अच्छा, जेड स्क्वायर तो कैसा आउटपुट देता है? पॉजिटिव आउटपुट देता है, 0 या उससे बड़ा आउटपुट देता है। तो इस चीज की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 2। सो दिस क्वांटिटी जो आउटपुट देगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 देगा, ये वाला आउटपुट राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड जो आउटपुट देगा वो लेस देन इक्वल टू 2 देगा। और दोनों को अग्री करना है, तो दोनों अग्री कहां पे होते हैं बताओ? दोनों अग्री होते 2 रुपीज पे, कि ये क्या लेफ्ट हैंड साइड कहता कि ठीक है हम दोनों मिलकर 2 रुपए दे देंगे, और राइट हैंड साइड क्या कहता? राइट हैंड साइड कहता कि ठीक है भाई मैं 2 ही रुपए रखूंगा। सो अब तो इन दोनों को मिलकर 2 रुपए होने हैं और इसको भी 2 रुपए के बराबर होना है। अच्छा, इन दोनों को मिलकर 2 रुपए कभी हो सकता था जब साइन एक्स और साइन वाई अपनी पूरी जान लगा दे, दोनों 1 और 1 रुपीज दे दे। और इसको 2 रुपए करने के लिए ये जो है 0 होना पड़ेगा, जेड स्क्वायर को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। तो हमारे पास आ गया कि साइन एक्स को 1 होना पड़ेगा, साइन वाई को 1 होना पड़ेगा, और जेड स्क्वायर को 0 होना पड़ेगा, मतलब जेड को क्या होना पड़ेगा? 0। अच्छा, साइन एक्स 1 होना मतलब एक्स 90 डिग्री हो जाना, साइन वाई 1 होना मतलब वाई 90 डिग्री हो जाना, और जेड तो हमारा क्या आ गया? 0। तो इससे हम लोग को क्या आ जाता? एक्स, वाई और जेड की वैल्यू आ जाती है इससे हम लोग। ये फिर से एक्सप्लेन करूं क्या कि क्लियर है तुम लोग को? लास्ट पार्ट डिग्री वाला तो बहुत सिंपल है ना। साइन एक्स 1 कब होता है? 90 डिग्री पे होता है ना, जब एक्स 90 डिग्री हो। सिमिलरली साइन वाई 1 कब होता है? जब वाई 90 डिग्री हो, और जेड तो 0 हो गया। देखो यहां पे क्या है? साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 2 ऐसा लिखा हुआ है। तो तुम नॉर्मल लॉजिक से सोचो, ये मत सोचो कि ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है या ये कोई मैथ्स का क्वेश्चन है, ये हमारी डे टू डे लाइफ का क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड जो है, देखो साइन एक्स और साइन वाई कितना मैक्सिमम दे सकता है? साइन एक्स प्लस साइन वाई 2 मैक्सिमम दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। मतलब ये वाली क्वांटिटी का जो आउटपुट होगा 2 या उससे छोटा होगा, ठीक है। अच्छा, ये वाली चीज जेड स्क्वायर का आउटपुट जो है वो 0 से बड़ा होगा, 0 या उससे बड़ा होगा, तो जेड स्क्वायर प्लस 2 ये मिनिमम क्या देगा? 2। मतलब ये वाली चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो देखो एक साइड का मैक्सिमम दूसरे साइड के मिनिमम के बराबर है। तो ये कुछ वैसे ही कहानी हो गई कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी। ए और बी जो मैक्सिमम 30 रुपए दे सकते थे, और सी ने कहा कि मेरे को मिनिमम 30 रुपए चाहिए, कम से कम 30 रुपए चाहिए। तो ये लोग कब अग्री करते?
इक्वेशन है मतलब इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी है मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होने चाहिए। ये लोग तब अग्री करते जब ए और बी, मतलब जब ए प्लस बी मिलके 30 दे रहे होते, अपना मैक्सिमम दे रहे होते, और सी जो है वो 30 एक्सेप्ट कर रहा होता, अपना मिनिमम एक्सेप्ट कर रहा होता। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2, मतलब ये लेस देन इक्वल टू 2 है और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज अ क्वांटिटी विच इज लेस देन और इक्वल टू 2, 2 या उससे छोटा। राइट हैंड साइड इज अ क्वांटिटी विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, 2 या उससे बड़ा। तो ये दोनों अग्री कहाँ करते, ये दोनों अग्री करते 2 पे। तो क्योंकि ये दोनों 2 पे अग्री करते, इसका मतलब अब इसको 2 होने के लिए साइन एक्स और साइन वाई दोनों को 1 होना पड़ेगा, और इसको 2 होने के लिए ये तो 2 ऑलरेडी है, मतलब जेड स्क्वायर के टर्म को 0 होना पड़ेगा। तो साइन एक्स 1 साइन वाई 1 जेड स्क्वायर 0 मतलब जेड 0। जिससे एक्स की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री, वाई की वैल्यू 90 डिग्री और जेड की वैल्यू 0। ठीक है, आया समझ में? ओके, सो हमारा टाइम ओवर हो चुका है। तुम लोग का नेक्स्ट क्लास भी है 6:30 से शायद, मोस्ट प्रोबेबली। सो अपने क्लास कंक्लूड करते हैं। होमवर्क, हाँ होमवर्क जो है, होमवर्क तुम उसमें कहां तक किए थे 65 तक। तो अब जो है 66 से लेके 85 तक कर लेना, ठीक है? तो हम 66 टू 85, और जितने भी डाउट्स होंगे मैं संडे को डिस्कस करूंगा। ऑल डाउट्स आई विल डिस्कस ऑन संडे। और इन केस इफ यू वांट, अगर तुमको डिफिकल्टी हो रही है तुम मेरे को क्वेश्चन व्हाट्सएप कर देना, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है? मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अगर एक हो जाए तो बाकी सब हम लोग कर लेंगे। तो इन दैट केस तुम व्हाट्सएप नंबर जो है ये ओके। सो मैं मीटिंग लीव कर रहा हूं। क्या लिखा है मेरा होमवर्क? ठीक है, होमवर्क इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 66 टू 85। पूरे होमवर्क को करके रखो। मैं जो है संडे को चेक करूंगा सबका होमवर्क। होमवर्क ये है बेटा, क्वेश्चन नंबर 66 टू 85 उस वाले असाइनमेंट का। अभी क्या है, प्रेजेंट, खाने का क्या है भाई? बोलो भाई खाने। सर सबमिट कब करना है? तुम अभी होमवर्क करके रखो, मैं सीधे संडे को पूरे होमवर्क चेक करूंगा, इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके एंड तक। ओके सर। ठीक है, चलो फिर, ओके बाय।